देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और हॉरर स्टोरी की ओर। दोस्तों, सेल्समैन की नौकरी में मेरा ज़्यादातर वक्त घरों के डोरबेल बजाते हुए बीतता था, जिससे अधिकांश लोग दरवाज़ा खोलते ही बंद कर देते थे। कभी कभी तो कुछ लोग बदतमीजी पर उतर आते थे। एक मन तो करता था कि ये नौकरी छोड़ दूं, पर कोई दूसरा काम मिल ही नहीं रहा था। तो ऐसे ही एक रोज़ जब मैं अपने काम पर निकला तो मैं पहुंचा लाल बाजार कॉलोनी। दरअसल ये कॉलोनी मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि यहाँ के लोग दिल के बड़े अच्छे थे। मतलब कि लगभग सभी बड़े इज्जत से पेश आते थे और सामान भी बिना किसी मोल भाव के खरीद लेते थे। उस रोज़ जब मैं लाल बाजार में घर घर घूम रहा था तो किसी बूढ़े आदमी ने मुझे पुकारते हुए कहा, अरे ओ सौदागर, ज़रा इधर आना। उस बूढ़े आदमी के मुझे सौदागर पुकारते ही मैं मुस्कुराया और उस आदमी की तरफ पलटते हुए बोला, अभी आया जी। फिर जब मैं उनके पास गया तो वो बोले, सौदागर बेटा, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे क्या? उनकी ये कहते मैं थोड़ा सोचने लगा। अभी मैं कुछ सोच के उन्हें जवाब देने वाला था कि वो बोले, अरे तुम अपने काम की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा सामान हाथों हाथ खरीद लूँगा। बस तुम मेरी बहू को स्टेशन से ले आओ, वो रात के 2 बजे वाली ट्रेन से आने वाली है। उस बूढ़े आदमी के ये कहते ही कि मुझे सिर्फ उसकी बहू को स्टेशन से लाना है, मैंने फ़ौरन ही हाँ कर दिया। मेरे हाँ करते ही उस बूढ़े आदमी ने मुझे अपनी बहू का मोबाइल नंबर दिया और कहा कि टाइम पर पहुंच जाना। इतना बोलकर उसने मुझे एक नोटों की गड्डी थमाई और कहा, बाकी के पैसे बहू को यहाँ पहुँचाने के बाद मिल जाएंगे। उस वक्त मानो मेरी किस्मत चमक गई थी। जितने पैसे मैं पूरे साल भर नहीं कमा पाता था, उससे कहीं ज़्यादा उस वक्त मेरे हाथ में थे और अभी बाकी के मिलने वाले थे। मैंने सुना था कि देने वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और वो कहावत भी सच्ची थी। इस बात पर भी यकीन हो गया। खैर, मैं फ़ौरन ही वहाँ से वो पैसे लेकर खुशी से झूमते हुए निकला और सीधे जा पहुँचा बाजार, जहाँ से मैंने पहले अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लिए और ढेर सारी मिठाइयाँ। खरीदारी के बाद मैं घर पहुँचा। अपनी बीवी और बेटी के साथ खुशी के पल बिताने के बाद मैंने सोचा एक बार कॉल करके पूछ लूँ कि वो कौन सी ट्रेन से आ रही है, ताकि मैं ट्रेन के आने से पहले ही स्टेशन पहुँच जाऊँ। पर जब मैंने कॉल किया तो रिंग तो बजी, पर उसकी बहू ने कॉल नहीं उठाया। खैर, मैंने 1-2 बार और कॉल की, पर बात ही नहीं हो पाई। जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि उसकी बहू रात के 2 बजे वाली ट्रेन से आ रही है। तो ऐसे में जब मैंने रात के 2 बजे वाली ट्रेन का पता किया तो मालूम चला कि वो ट्रेन वर्धमान एक्सप्रेस है जो रात को 2 बजे आएगी। ट्रेन का पता चलते ही मैंने सबसे पहले एक गाड़ी वाले से बात की और तैयार रहने को बोला, और जैसे ही रात के 1 बजे तो मैं उस गाड़ी वाले के साथ निकल पड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ। और रात के 1:30 बजते बजते मैं स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पहुंचने के बाद मैं सीधे पहुंचा पूछताछ विंडो पर, ये जानने के लिए कि ट्रेन टाइम पर चल रही है या नहीं। पूछने पर पता चला कि ट्रेन ऑन टाइम है। ये पता चलते ही मैंने फिर से उसी नंबर पर कॉल किया, पर इस बार भी सिर्फ रिंग ही बजी, किसी ने कॉल ही नहीं उठाया। जिसके चलते मैं इस सोच में पड़ गया कि अगर उसकी बहू ने कॉल नहीं उठाया तो फिर मैं उसे पहचानूंगा कैसे। ये सोचते हुए मैं प्लेटफार्म की बेंच पर बैठ गया और ट्रेन के आने का वेट करने लगा। फिर इसी बीच मैंने फिर से कॉल किया तो मेरे कॉल करते ही जैसे ही रिंग बजी तो वैसे ही मुझे किसी के फ़ोन की घंटी सुनाई दी, और जब मैंने उस ओर देखा जिधर से वो आवाज़ आ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ ही दूरी पर मौजूद एक बेंच पर एक औरत बैठी हुई है और वो उसके हाथ में एक मोबाइल है जो बज रहा है। और जैसे ही मैंने कॉल काटा तो वैसे उस औरत का फ़ोन भी बजना बंद हो गया। अब ये देखकर मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अभी ट्रेन आई नहीं थी। तो ऐसे में वो औरत उस आदमी की बहू तो नहीं हो सकती थी जिसे मैं लेने के लिए आया था। पर फ़ोन की रिंग से मुझे ऐसा भी लग रहा था कि ये तो वही औरत है। अब इस दुविधा को दूर करने के लिए मैंने एक बार और कॉल किया, और तब मैं हैरान हो गया जब फिर से उस औरत का फ़ोन बज उठा। उस मोहतरमा का फ़ोन बजते ही मैं बेंच से उठा और उसके पास गया
और जब मेरी नज़र उस मोहतरमा के मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी तो उस पर लिखा था सौदागर नंबर 169। अभी मैं उसके मोबाइल के स्क्रीन को ही देख रहा था कि कॉल कट गया। कॉल के कटते उस मोहतरमा का फ़ोन भी बजना बंद हो गया और ये देखते ही मैंने उस मोहतरमा से पूछा, अरे क्या आप ही हो वो जिसे लेने के लिए मुझे भेजा गया है? मेरे ये पूछने पर उस मोहतरमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं मैं ये भी नहीं चाहता था कि वो मोहतरमा मुझे गलत समझ ले, लिहाजा मैंने उसके जवाब न देने के बाद दोबारा नहीं पूछा और वहाँ से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर इसी बीच वर्धमान एक्सप्रेस आ गई। ट्रेन के वहाँ से खुलने के बाद जब मैंने कॉल किया तो इस बार उस आदमी की बहू ने फ़ोन उठा लिया। उसके फ़ोन उठाते ही मैंने पूछा, कहाँ हैं आप? जिस पर उस औरत ने बोला, तुम्हारे पीछे बेंच पर बैठी हूँ। अब उसके ये कहते ही जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि वही मोहतरमा मुझसे कॉल पर बात कर रही थी जो पहले से ही वहाँ पर बैठी हुई थी। अब ये देखकर मेरा माथा ठनक गया और मैं मन ही मन सोचने लगा कि भला ये किस तरह का बौड़मपना है। खैर उस वक्त मैंने अपने अंदर के गुस्से को शांत किया और बिना किसी मुंहजोरी के उस मोहतरमा को अपने साथ चलने को कहा। मेरे साथ चलने के लिए कहते ही वो उठी और मेरे पीछे पीछे आने लगी। अभी मैं स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे सर पर बहुत ही जोर से दे मारा, जिसके चलते मैं उसी वक्त नीचे गिर पड़ा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसर गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं वाणी स्टेशन के प्लेटफार्म पर पड़ा हुआ था। लोग मेरे पास से मुझे घूरते हुए गुजर रहे थे। अब तक सुबह भी हो चुकी थी। फिर जब मैंने उस मोहतरमा को कॉल किया तो उसका नंबर गलत बताने लगा। फिर जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो मेरी नज़र एक पागल पर पड़ी जिसके हाथ में एक मोटा डंडा था। उस पागल को देखकर मुझे लगा कि रात को उसी ने मुझे मारा होगा। खैर वो गाड़ी वाला भी मुझे वहाँ नहीं मिला जिसे मैं लेकर आया था। फिर इसके बाद मैं उस आदमी के घर पहुँचा तो एक और हैरान करने वाली बात पता चली। दरअसल वो आदमी जिसने मुझे पैसे और अपनी बहू को लाने का जिम्मा दिया था वो असल में पागल था और उस रोज़ गलती से घर के बाहर निकल आया था। दोस्तों ये सब जानने के बाद मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि मुझे लगा कि कहीं मैं भी पागल ना हो जाऊं, क्योंकि पिछली रात की घटना बड़ी ही रहस्यमय रही जिसका कोई पुख्ता जवाब ही नहीं है मेरे पास। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर, जो कि एक पेड़ की दुल्हन है। दोस्तों कालवन गांव की धुंध में लिपटी गलियों में कदम रखते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में चला आया हूँ। पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव अपनी सन्नाटे भरी रातों और रहस्यमयी हवाओं के लिए जाना जाता है। मैं शहर से यहाँ अपनी शादी के लिए आया था। मेरी शादी मालती नाम की एक लड़की से तय हुई थी जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा तो उसकी गहरी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो मेरे दिल को बेचैन कर गई। उसकी मुस्कान में कुछ छिपा था जैसे वो कोई भारी रहस्य अपने सीने में दबाए हुए हो। गांव की हवा ठंडी थी और उसमें एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, सड़न और किसी अनजाने डर का मिश्रण। हर घर की दीवारों पर नक्काशी थी, कुछ मानव आकृतियाँ, तो कुछ पेड़ों की, तो कुछ ऐसी जो किसी राक्षसी छाया सी लगती थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था जिसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव वाले इसे महादेव का वृक्ष कहते थे। उस पेड़ को देखकर मेरे मन में एक अनजाना डर जागा, जैसे वो कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि कोई जीवित प्राणी हो। इधर मेरी शादी का भी दिन आया और सुबह से ही गांव में एक अजीब सी हलचल थी। मालती को लाल जोड़े में सजाया गया था और उसे बरगद के पेड़ के पास ले जाया गया। मैं कुछ दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। गांव का वो पुजारी जिसका चेहरा झुर्रियों और रहस्य से भरा हुआ था वो मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों की गूंज में एक ऐसी कंपन थी जो मेरे सीने में सिरहन पैदा कर रही थी। मालती की कलाइयों में रेशमी धागे बांधे गए और फिर उसे पेड़ की एक मोटी जड़ से बांध दिया गया। मेरे मन में सवाल उठे कि ये कैसा रिवाज है, लेकिन गांव वालों की नज़रें मुझे चुप रहने का इशारा कर रही थी। पेड़ के चारों ओर लाल और पीले फूलों की मालाएं लटक रही थी। हवा में अगरबत्तियों की गंध थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था, एक ऐसी गंध जो मेरे गले में अटक रही थी। उस पुजारी ने मालती के माथे पर एक काला तिलक लगाया और फिर एक लकड़ी के तख्ते पर कुछ अजीब से चिन्ह बनाए। मुझे लगा जैसे वे चिन्ह हवा में तैर रहे हों, लेकिन मैंने इसे अपनी कल्पना समझकर दिमाग से झटक दिया।
रस्म पूरी होने के बाद मालती को खोल दिया गया, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा पीला था और उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे उसकी आत्मा कहीं और चली गई हो। फिर उसी रात एक और रिवाज का पालन हुआ। मालती को गांव के बाहर एक गुफा में ले जाया गया। ये गुफा एक सुनसान पहाड़ी के नीचे थी और इसका मुंह इतना काला और गहरा था कि उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गांव वाले इसे देवी का आलय कहते थे। मालती को अकेले गुफा में जाना था और उसे वहां रात बितानी थी, पर मैंने इसका विरोध करने की सोची, लेकिन गांव वालों की सख्त नजरों ने मुझे चुप कर दिया। मालती ने भी बिना रुके गुफा की ओर अपने कदम बढ़ाए। उसकी चाल में एक अजीब सी निश्चयता थी, जैसे वो किसी अनजाने भाग्य को स्वीकार कर चुकी हो। अब रात भी गहरी हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झिंगुरों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन कभी कभी हवा में एक सिसकारी सी सुनाई देती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मालती गुफा में क्या कर रही थी? वो पेड़ के साथ शादी का रिवाज क्या था? ये सभी सवाल मेरे दिमाग में अब चक्कर काट रहे थे। फिर मैंने पूरी रात करवटें बदली, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह होने से पहले मालती लौट आई और उसका चेहरा अब और भी उदास था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो मेरी समझ से परे था। शादी की बाकी की रस्में अब पूरी हुई और मालती अब मेरी पत्नी हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए तो मुझे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। मालती रात को अक्सर नींद में बड़बड़ाती थी। उसकी बड़बड़ाहट में कुछ ऐसे शब्द थे जो किसी अज्ञात भाषा के लगते थे। कभी कभी वो रात के अंधेरे में उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती थी और उसकी नजरें उस बरगद के पेड़ को निहारती रहती थी। फिर एक रात मैंने उसे पेड़ की ओर जाते हुए देखा तो मैंने चुपके से उसका पीछा किया। मालती पेड़ के पास रुक गई और उसने अपनी हथेली पेड़ की छाल पर रखी तो अचानक ही पेड़ की पत्तियां जोर से हिलने लगी, वो भी बिना किसी हवा के। मुझे लगा जैसे पेड़ में कोई सांस ले रहा हो। ये देखकर मेरे शरीर में सिरहंसी दौड़ गई और मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर उस रात के बाद मैंने गांव के रहस्य को खोजने का फैसला किया। फिर मैंने गांव के बुजुर्गों से ये सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे टाल दिया गया। फिर एक दिन मैं गांव के पुराने मंदिर में गया, जहां मुझे एक पुरानी किताब मिली। किताब की पन्नियां पीली और फटी हुई थी और उसमें लिखी भाषा मुझे समझ ही नहीं आई, लेकिन कुछ चित्रों ने मेरा ध्यान खींचा। एक चित्र में एक पेड़ था जिसके नीचे एक औरत की आकृति थी और उसकी छाती से खून बह रहा था। एक और चित्र में गुफा थी जिसमें एक काली छाया थी जिसके हाथों में कुछ था, शायद एक हड्डी, जिसे देखते ही मेरा मन अब और भी बेचैन हो गया था। मैंने गुफा की सैर करने का फैसला किया। फिर एक रात जब गांव सो रहा था तो मैं चुपके से उस गुफा की ओर निकला। उस गुफा का मुंह अब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अंदर की हवा ठंडी और बेहद ही नम थी। फिर मैंने एक मशाल जलाई और मैं आगे बढ़ा तो गुफा की दीवारों पर वही अजीब चिन्ह दिखाई दिए जो मैंने शादी के दिन देखे थे। गहरे अंधेरे जाने पर मुझे एक कक्ष मिला जिसमें एक पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे पर कुछ पुराने कपड़े और हड्डियां बिखरी हुई थी, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो थी एक मानव की खोपड़ी, जिसके माथे पर वही काला तिलक था जो मालती के माथे पर लगाया गया था। अब ये सब देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अब समझ में आ रहा था कि कालवन का ये कोई साधारण रिवाज नहीं था। यहाँ पर कुछ ऐसा था जो इंसानी दुनिया से परे था। फिर उसके बाद मैं घर लौट आया, लेकिन गुफा से लौटने के बाद मेरे मन में अब एक ऐसी बेचैनी थी जो मुझे चैन ही नहीं लेने दे रही थी। उस मानव खोपड़ी की छवि जिसके माथे पर वही काला तिलक था जो कि मालती के माथे पर लगाया गया था, वो मेरी आंखों के सामने अब बार बार उभर रहा था। फिर मैंने मालती को कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरी नजरें अब उसकी हर हरकत पर गड़ी हुई थी। कालवन की रातें पहले से ज्यादा स्याह और ठंडी हो गई थी। हवा में अब सिर्फ झिंगुरों की आवाज ही नहीं थी, बल्कि कभी कभी एक अजीब सी सिसकारी भी सुनाई देती थी, जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। अब मालती का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। दिन में वो चुप रहती थी और उसकी आंखें खाली और बुझी बुझी सी रहती थी, लेकिन रात होते वो एकदम अलग हो जाती थी। फिर एक रात मैं आधी नींद में था। जब मुझे लगा कि बिस्तर हल्का हो गया है तो मैंने अपनी आंखें खोली
तो मालती वहाँ पर नहीं थी। और जब मैंने सामने देखा तो कमरे की खिड़की खुली हुई थी और बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। तभी मैंने धीरे से उठकर खिड़की की ओर देखा तो मालती बाहर खड़ी हुई थी। उसकी नज़र उस बरगद के पेड़ की ओर थी और उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी, जैसे वो किसी गीत पर नाच रही हो। लेकिन वहाँ ना तो कोई संगीत था और ना ही कोई गाना। मैंने उसे पुकारने की सोची, लेकिन मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली। मैं चुपके से उसके पीछे गया तो मालती पेड़ के पास पहुंची और उसने अपनी हथेली पेड़ की छाल पर रखी तो अचानक ही पेड़ की पत्तियां फिर से हिलने लगी, वो भी बिना किसी हवा के। मुझे लगा जैसे पेड़ की जड़ें ज़मीन के नीचे हलचल कर रही हों। पर उस वक्त मालती की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं लगती थी। जिसे देखते मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे उस वक्त। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर है। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडी सिरहन थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी से गुजर रही थी। पर मैं किसी तरह अपने कमरे में लौटा, लेकिन मेरी नींद आंखों से अब गायब हो गई थी। फिर अगली सुबह मालती वैसे ही थी, चुप, उदास और खोई खोई। फिर मैंने उससे रात की बात पूछने की सोची, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मैं चुप रह गया। दोस्तों, अब दिन बीतते गए और हर रात कुछ न कुछ अजीब सा होता था। एक रात मैंने मालती को अपने बिस्तर पर बैठे देखा और वो अपनी कलाई पर बंधे उस रेशमी धागे को देख रही थी जो पेड़ की रस्म के दौरान बांधा गया था। पर अचानक ही उसने अपने नाखून से कलाई को खरोचना शुरू कर दिया। उसकी कलाई से खून की बूंदें बिस्तर पर टपकने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द ही नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने मेरी ओर ऐसी नज़र से देखा कि मेरा खून जम गया। उसकी आंखें अब काली नहीं बल्कि धुंधली और सफ़ेद सी हो गई थी। गांव का माहौल भी अब और भी ज़्यादा डरावना लगने लगा था। दिन में भी धुंध छाए रहती थी और सभी गांव वाले मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखते थे। मुझे लगता था कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो चुप हैं। एक दिन मैं गांव के बाहर उस गुफा के पास गया तो गुफा का मुंह अब और भी काला और भयानक लग रहा था। पर मैंने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गुफा के बाहर की मिट्टी पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से ज़मीन को खरोंचा हो। उन निशानों के पास कुछ सूखा खून था, जिसे देखते मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे लगा कि गुफा के अंधेरे में कोई छाया हिली है, जिसे देखते मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब वहाँ की रातें मेरे लिए एक डरावना सपना बन चुकी थी। फिर एक रात मैंने मालती को फिर से पेड़ की ओर जाते देखा, पर इस बार मैंने उसका पीछा नहीं किया, लेकिन मैं खिड़की से ही देखता रहा। फिर उस पेड़ की पत्तियां उसी तरह से हिल रही थी जैसा कि हमेशा हिलती थी, और अब मुझे उसमें एक आकृति दिखाई देने लगी, एक लंबी काली छाया जिसके हाथ पेड़ की शाखाओं से लिपटे हुए थे। वो छाया मालती की ओर बढ़ रही थी, जिसे देखते मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन फिर से मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था। फिर अचानक मालती ने मुड़कर मेरी ओर देखा तो उसकी आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद थी और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी, जिसे देखते मैंने खिड़की बंद कर दी और कमरे का भी दरवाज़ा अंदर से मैंने बंद कर लिया। पर उस रात मुझे लगा कि कोई दरवाजे को खरोंच रहा है। खुरचने की आवाज़ बहुत ही धीमी थी, लेकिन वो आवाज़ लगातार आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने कंबल ओढ़ लिया, लेकिन वो आवाज़ मेरे कानों में चुभ रही थी। फिर सुबह होने तक वो आवाज़ रुक गई, लेकिन दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे, जिससे मैं समझ चुका था कि मालती अब वो नहीं थी जो पहले थी। वो पेड़ और वो गुफा और वो काला तिलक, ये सब एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे जो मेरी समझ से परे थे। मेरा डर अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मैं गांव छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन मालती को अकेले छोड़ना मेरे लिए ठीक नहीं था। लेकिन दोस्तों, तब से लेकर अब तक मैं मालती के साथ एक नरक की ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।